सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सरोज सैनी, आपकी फिजिक्स एजुकेटर, आपका स्वागत करती हूं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय करते रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा फिजिक्स का होने वाला है सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट वाले टॉपिक को करने वाले हैं कंटिन्यू। जैसा कि अपन को पता है कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट निकालना सीखा था। कुछ आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी, जिनकी फंडामेंटल यानी बेस यूनिट पढ़ी, जिन्हें हम किसी दूसरी यूनिट के थ्रू डिराइव नहीं करते। लेकिन साथ में आपने डिराइव्ड यूनिट भी पढ़ी, जो कि पूरी तरह से फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करती है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोई थर्ड टाइप की यूनिट्स, जिसके अंदर हम लोग ये समझेंगे कि बहुत सारी फिजिकल यूनिट ऐसी होती हैं जिन्हें हम फंडामेंटल या डिराइव्ड से फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी ये उन पर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है। यानी ये वो यूनिट्स हम पढ़ेंगे जो दोनों पर ही डिपेंड नहीं करती, ना फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है और ना ये किस पर डिपेंड करती है बेटा, डिराइव्ड यूनिट पर। यानी ये दोनों पर डिवाइड नहीं करती, डिपेंड नहीं करती है, ये अपने आप में खुद में ही कंप्लीट होती है। दूसरी बात ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये ऐसी यूनिट्स या ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम एंगल फाइंड आउट करने के लिए काम में लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि मैथ्स के अंदर भी अगर आप बात करें या फिजिक्स के अंदर भी आप बात करें तो ज्योमेट्रिकल एंगल्स होते हैं। उन ज्योमेट्रिकल एंगल्स में कुछ एंगल 2D होते हैं और कुछ एंगल 3D होते हैं। तो 2D और 3D एंगल की यूनिट को हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, जो कि दो टाइप से आती है। एक तो प्लेन एंगल के लिए अलग आती है और एक सॉलिड एंगल के लिए अलग आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो देखो, सप्लीमेंट्री यूनिट आर द डायमेंशनलेस यूनिट्स यूज्ड इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट टू मेजर प्योरली ज्योमेट्रिकल एंगुलर क्वांटिटी। यानी ये वो डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो फिजिक्स के अंदर एसआई यूनिट की तरह ही काम करती है, और इनको हम किस में काम में लेते हैं बेटा, ज्योमेट्रिकल एंगल वाली क्वांटिटी को फाइंड आउट करने में। यानी नॉर्मली आप ये बोल सकते हो कि जो एंगल होते हैं, लाइक 2D एंगल होता है, इसको जनरली थीटा से डिनोट करते हैं। 3D एंगल होते हैं जिनको जनरली ओमेगा से डिनोट करते हैं। उन्हीं एंगल्स की यूनिट को फाइंड आउट करने के लिए सप्लीमेंट्री यूनिट हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे चले। इन द ओरिजिनल एसआई स्ट्रक्चर दीज यूनिट्स फॉर्म्ड अ सेपरेट थर्ड क्लास अलोंगसाइड बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट। यानी हम एसआई सिस्टम के अंदर इन्हें थर्ड टाइप की यूनिट के अंदर रखते हैं। यानी ना तो ये बेस यानी फंडामेंटल यूनिट होती है बेटा, और ना ही ये दूसरी वाली यानी डिराइव्ड यूनिट होती है। इनके अलावा थर्ड टाइप की यूनिट होती है जिन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ने के लिए पहले अपन स्टार्ट करेंगे बेटा प्लेन एंगल। तो देखो, प्लेन एंगल की अगर अपन बात करें तो देखो, जैसे कि मान लो ये एक डायग्राम बना हुआ है, ये बेटा एक सर्कल है। क्या है बेटा, ये एक सर्कल। साथ में आपको याद रखना है कि प्लेन एंगल आप पढ़ते हो बेटा 2D में। प्लेन एंगल किस में पढ़ते हो बेटा आप, 2D में। तो 2D की बात हो रही है। देखो, अगर ये एक पूरा सर्कल है और इस सर्कल के टू इंटरसेक्ट को आप इस तरह से कट कर दो, तो ये जितने एंगल पर इंक्लाइन होते हैं, इसी एंगल को क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। क्या बोलेंगे इसको, प्लेन एंगल। यानी जो 2D सर्कल, वो सर्कल 2D होते हैं, आपको पता ही होगा। तो 2D सर्कल के अंदर अगर आप किन्हीं भी टू इंटरसेक्ट को कट कर दें, जैसे कि आपने इतना सा पार्ट कर दिया, तो ये जो एंगल आपको मिला। अगर आप कोई अनदर पार्ट, जैसे कि मान लो आप इतना बड़ा पार्ट इसका कट कर देते, तो इसके ये 1 और ये 2, इन दो इंटरसेक्शंस की बात कर लें, तो किन्हीं भी टू इंटरसेक्शंस के बीच में जो एंगल बनता है, उसी एंगल को प्लेन एंगल कहते हैं। अब जैसे कि बात कर लें, यहाँ से यहाँ तक ये जो आर्क आपने कट किया, ये आपने आर्क कट किया। सपोज दैट मैं मान लूँ बेटा ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो यहाँ पर आर्क कितना हो जाएगा बेटा, ए बी। आर्क कितना हो जाएगा, ए बी। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, थीटा। कितना एंगल है बेटा, थीटा एंगल है। यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये क्या होती है, रेडियस। क्या होती है बेटा, रेडियस। यानी यहाँ से यहाँ तक है इस सर्कल की रेडियस। तो अगर आपको ये फाइंड आउट करना हो कि एंगल क्या होता है, तो एंगल के लिए फॉर्मूला होता है बेटा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। एंगल के लिए फॉर्मूला होता है बेटा आर्क अपॉन रेडियस। क्या फॉर्मूला होता है बेटा,
आर्क अपॉन रेडियस, यानी अगर इस तरह से एक सर्कुलर डायग्राम में आपको कोई पर्टिकुलर दो इंटरसेक्शन के बीच का एंगल थीटा दे रखा है, उसका आर्क जो भी ए बी यहाँ पर मान रखा है, जो भी आर्क है, और प्लस उसकी जो रेडियस है, इन तीनों के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है, थीटा आपको निकालना है, तो थीटा यानी एंगल क्या हो जाएगा बेटा, आर्क अपॉन रेडियस। क्या हो जाएगा बेटा, आर्क अपॉन रेडियस। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्लेन एंगल। अ प्लेन एंगल इज द ओपनिंग और इंक्लाइनेशन फॉर्म्ड बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन इन अ सिंगल टू डायमेंशन प्लेन, यानी किसी भी सिंगल टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर टू इंटरसेक्शन के बीच में बनने वाला एंगल ही क्या होता है बेटा, प्लेन एंगल होता है। और प्लेन एंगल को जनरली किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। इट इज डिनोटेड बाय, हालांकि देखो अपन यहाँ पर बोल रहे हैं पर जरूरी नहीं है एंगल किसी से डिनोट कर सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय थीटा, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, थीटा इक्वल टू आर्क तो हो जाएगा आपका ए बी, आर्क क्या हो जाएगा बेटा ए बी, रेडियस कितनी है बेटा, कैपिटल आर, रेडियस कितनी है बेटा, कैपिटल आर। तो आपके लिए थीटा हो जाएगा ए बी अपॉन आर। क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन आर। समझ में आया, यानी अगर आपको आर्क दे रखा है, आपको रेडियस दे रखी है, तो एंगल को आप डायरेक्टली थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है बेटा रेडियन। क्या होती है इसकी यूनिट, रेडियन होती है। अगर आपको एक रेडियन की वैल्यू को डिग्री से कैलकुलेट करना हो, क्योंकि देखो आपने पढ़ा हुआ है, जनरली छोटी क्लासेस से आप पढ़ रहे हैं कि एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, लाइक 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो डिग्री आप यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, यहाँ पर आप रेडियन पढ़ रहे हो, तो 1 रेडियन कितने उसके बराबर होता है डिग्री की, वो भी अपन देख लेते हैं। तो अपन थोड़ा इधर कर लेते हैं। देखो आप ये देखो, इस पूरे अगर सर्कल को आप देखो तो ये पूरा सर्कल क्या है बेटा, 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, 2 पाई रेडियन, जो कितने डिग्री एंगल के बराबर है, बताओ ये टोटल एंगल कितना होगा, बताओ ये टोटल एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 360 डिग्री। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, वो बोलो कोई दिक्कत है क्या भाई, ये पूरा आपके पाई आर हो गया, 2 पाई आर हो गया, तो 2 पाई रेडियन ही हो जाएगा, और ये एंगल आपका 360 हो गया। यहाँ से आपको निकालना है कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। तो कैसे करेंगे बेटा, 1 रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2 पाई कर दो। 360 डिग्री अपॉन क्या कर देंगे बेटा, 2 पाई। तो 360 डिग्री अपॉन 2 पाई, 2 से ये कट जाएगा 180 टाइम, तो आपके पास 1 रेडियन कितना आ गया बेटा, 180 अपॉन पाई डिग्री। समझ में आया आपको, डिग्री को पाई में बदलने के लिए या डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए या रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए आप इस वाले फॉर्मूला, इस वाले कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हो। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया बेटा, ठीक है। चले फिर आगे चले, ये हो जाएगा आपका प्लेन एंगल। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले सॉलिड एंगल। तो देखो सॉलिड एंगल होता है बेटा 3D। तो एक सबसे बड़ी बात तो आप क्या रखेंगे, ये क्या होता है बेटा, ये 3D एंगल होता है। आप देखो 3D जैसे कि पूरा 3D स्पेस है, इस पूरे 3D स्पेस के अगर आप किन्हीं भी एक पोर्शन को कट कर लें, जैसे कि मान लो अपन एक पेपर लेते हैं, 3D एंगल को समझने के लिए अपन इसको फोल्ड कर रहे हैं। देखिए आपने क्या किया, एक सॉलिड स्फेयर है, ठीक है। ये क्या है बेटा, मान लो ये एक सॉलिड स्फेयर है, ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है ये एक सॉलिड स्फेयर है। स्फेयर 3D होता है। अब अपन ने क्या किया, इसका एक पोर्शन कट कर लिया, कोई सा भी मान लो, ये वाला मान लो, ये वाला, तो ये इस तरह से कट हुआ है। इसको देखो आप, ये इस तरह से कट हुआ है, दिख रहा है, मतलब ये 2 इंटरसेक्शन नहीं है बेटा, ये पूरा 3D कट किया है आपने, क्योंकि आप पूरी 3D स्पेस की, एक 3D स्फेयर की बात कर रहे हो। तो इस तरह का पोर्शन अगर आपको जो दिख रहा है, इसका जो ये कट पार्ट आपको दिख रहा है, तो इस अंदर का जो एंगल होगा उसी एंगल को क्या बोलेंगे बेटा, 3D एंगल या सॉलिड एंगल। क्या बोलेंगे, 3D एंगल या सॉलिड एंगल, ठीक है। यानी अगर आप इस तरह के बहुत सारे ऐसे चीजें आपस में कनेक्ट कर दो चारों तरफ हर डायरेक्शन में, तो इससे आपको एक सॉलिड स्फेयर मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा, एक सॉलिड स्फेयर मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह से इसके बीच का जो एंगल आप बोल रहे हैं वही एंगल क्या होता है बेटा, सॉलिड एंगल होता है। तो अगर आपने ये वाला पार्ट कट किया है,
इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाएगा बेटा। अगर ये पार्ट आपने कट किया है यहाँ से ये वाला, तो ये जो 3D एंगल बनेगा यही एंगल होगा बेटा ओमेगा, सॉलिड एंगल। क्या होगा बेटा? सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल 3D में आते हैं, जैसे कि स्फेयर अपने आप में 3D होता है। उस 3D पार्ट का अगर आप सेंटर से एक पोर्शन पूरा का पूरा निकाल लें, अगर आपको याद हो आप मार्केट में जब वाटरमेलन लेने जाते हैं और ये चेक करते हैं कि वो वाटरमेलन कच्चा नहीं, पका है, रेड है, नहीं है, उसके लिए आप क्या करते हैं? शॉपकीपर क्या करता है बेटा? वो क्या करता है, चारों तरफ से एक पार्ट को बीच में से कट करके और निकाल लेता है। तो वो जो कट करके पार्ट निकाल लेता है वही आपका, उसी पार्ट का जो एंगल होता है बेटा वही होता है आपका सॉलिड एंगल। क्या होता है बेटा? वही आपका सॉलिड एंगल होता है। बात समझ में आई आपको? यानी जब आप किसी भी 3D पार्ट को एक किसी एंगल पर कट करके बाहर उसका पोर्शन निकाल लेते हो तो उनके पूरे सरफेस के बीच जो एंगल बनता है बेटा वही आपका सॉलिड एंगल होता है। क्या होता है बेटा? वो सॉलिड एंगल होता है। तो यहाँ पर सॉलिड एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। सॉलिड एंगल, अ सॉलिड एंगल इज अ 3 डायमेंशनल, यानी एक 3D एंगल होता है। दैट मेजर्स हाउ लार्ज एन ऑब्जेक्ट लुक्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट, जिससे अपन को क्या पता चलता है कि एक पॉइंट से वो जो एरिया आपने कट किया है वो कितना बड़ा है, कितना लॉन्ग है, कितना लंबा है, ये आपको उस पर्टिकुलर कट पार्ट से पता चलता है। तो सॉलिड एंगल वो 3D एंगल होता है जिससे आपको ये पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, कितना लंबा है, यानी उसके दो पोर्शन के बीच में एक एंगल क्रिएट होता है, उसी एंगल को सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? स्टेरेडियन होती है। क्या इसकी यूनिट होती है? स्टेरेडियन होती है। अब इस एंगल को निकालने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा। देखो यहाँ पर क्या होता है, सॉलिड एंगल इक्वल टू होता है बेटा एरिया। ये जो एरिया आपने कट किया है बेटा, ये जो एरिया आपने कट किया, ये वाला जो एरिया आपने कट किया, तो एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। याद रहेगा बेटा, जो पार्ट आपने कट किया, जैसे मैंने आपको समझाया था, इस तरह से आपने जो पार्ट कट किया तो इसका आगे वाला जो एरिया है वो एरिया प्लस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये इसकी रेडियस होती है, उसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा? एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एंगल को किससे डिनोट करते हैं बेटा? ओमेगा से। एंगल को किससे डिनोट करते हैं बेटा? ओमेगा से। तो एरिया क्या हो जाएगा? देखो स्फेयर है, स्फेयर के एक इंटरसेक्शन का एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। और रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर है बेटा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये कितना आएगा? 4 पाई। कितना आ जाएगा बेटा? 4 पाई। समझ में आया? ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? 1 स्टेरेडियन। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा इसकी? 1 स्टेरेडियन। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया यहाँ तक? बताइए, फटाफट बोल दीजिए, कमेंट कर दीजिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, प्लेन एंगल किसके लिए यूज़ करेंगे? 2D एंगल के लिए। सॉलिड एंगल किसके लिए यूज़ करेंगे? 3D एंगल के लिए। इतना शायद कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं, कुछ बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी इसमें से देखो क्या होता है, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में इस तरह से नहीं आता है। कई बार कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको उनके यूनिट्स को आपस में चेंज करना पड़ता है। तो यूनिट के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, या 1 डेसिमल कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, या 1 मीटर कितने किलोमीटर्स के बराबर होता है। इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर आपस में चेंज करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितने मीटर सेंटीमीटर में या कितनी होती है। तो इसके लिए कुछ यहाँ पर देखो कुछ वैल्यूज आपको दे रखी है। ये आपको वैसे तो डायरेक्टली आपको बेटा क्या करनी है? लर्न करनी है, क्योंकि ये लर्निंग पार्ट है। इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है बेटा, ये आपको डायरेक्टली याद करना है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखो आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू, देखो 10 की पावर 18 है, किसके को क्या बोलते हैं? एक्सा, यानी ये इतना हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 10 की पावर 15 को पेप्टा बोलते हैं, 10 की पावर 12 को टेरा बोलते हैं, 10 की पावर 9 को गीगा बोलते हैं। अब इनमें ना मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ बेटा, इनमें से ज़्यादातर कौन सा पढ़ना है? वैसे तो पढ़ना सारा ही है लेकिन फिर भी ज़्यादातर काम आने वाले होते हैं बेटा। जैसे कि गीगा बार बार आपके काम आएगा, मेगा आपके बार बार काम आएगा, किलो आपके बार बार काम आएगा, डेका आपके बार बार काम आएगा। ये डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, पिको, ये सब, ये कुछ जो मैंने आपको टिक करे बेटा, इनको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना। जैसे 10 की पावर -1 को डेसी बोलते हैं,
इसके अलावा 10 की पावर -2 को सेंटी बोलते हैं, तो ये वाले थोड़े से ज़्यादा काम आएंगे, तो आप इनको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और भी बेसिक टर्म्स हैं। देखिए ये हो गया, जैसे 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है बेटा, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसी तरह से 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है, 3.28 फीट के इक्वल होता है, और इंच में कितने इंच के इक्वल होता है, 39.57 इंच, ठीक है। ये तो वैल्यूज डायरेक्ट लर्न करनी है बेटा। इसी तरह 1 इंच कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 1 फीट 30.48 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, और अगर इंच में बोलेंगे तो 12 इंच के इक्वल होता है। इसी तरह से ये आपको पता है, ये सब तो आप इनको डायरेक्टली बेटा, इनको भी आप क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे इनको, ये डायरेक्टली लर्न कर लेना। यहाँ तक 1 डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स को मिनट में चेंज करोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर सेकंड में चेंज करोगे, फिर से सेकंड में मल्टीप्लाई कर दो, तो लास्ट में आपके 86400 सेकंड, यानी एक दिन में इतने सेकंड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं अपन आगे, और भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए काम की है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU। तो सबसे पहले 1 AU क्या होता है बेटा, जो AU होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। बात समझ में आई आपको, यानी अर्थ की और सन के बीच की जो एवरेज, ये अर्थ है ये सन है, इन दोनों के बीच जो एवरेज स्पीड होती है ये क्या होती है बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। क्योंकि देखो बड़ी बड़े जो स्टार प्लेनेट होते हैं इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इतनी बड़ी डिस्टेंस को आप किलोमीटर में मेज़र नहीं कर सकते, इसीलिए हम किसको यूज़ करते हैं बेटा, बड़ी यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, लाइट ईयर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये थोड़ी बड़े यूनिट्स होते हैं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपके किसके इक्वल होता है बेटा, 1.49 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर के बराबर होता है बेटा, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर के बराबर होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है बेटा, सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी डिस्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है, याद रखेंगे, डिस्टेंस की यूनिट होती है, डिस्टेंस बोल दो या लेंथ बोल दो, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते बेटा 1 लाइट ईयर। तो याद रखेंगे 1 लाइट ईयर भी लेंथ की ही यूनिट है। जैसे लाइट ईयर, ईयर तो आप बोलते हैं टाइम जो ड्यूरेशन होता है, जैसे 1 मिनट होता है, 1 मंथ होता है, 1 ईयर होता है। तो ईयर सुन के आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि ये तो टाइम है, पर ये टाइम नहीं है बेटा, ये क्या है, ये अपने आप में लेंथ की यूनिट है बेटा, यूनिट ऑफ लेंथ। ये भी क्या है बेटा, यूनिट ऑफ लेंथ। और ये कौन सी लेंथ है बेटा, ये कौन सी लेंथ है बेटा, तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, यानी जो लाइट वैक्यूम के अंदर 1 ईयर में जितनी टोटल डिस्टेंस कवर करती है उसे ही 1 लाइट ईयर कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। और 1 लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर होता है, 9.461 इंटू 10 टू दी पावर 15 मिनट। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हो, इतनी लंबी डिजिट याद नहीं रहती, तो 9.5 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर। ये क्या है बेटा, ये 1 लाइट ईयर है। क्या है बेटा, ये 1 लाइट ईयर, याद रहेगा बेटा। 1 लाइट ईयर क्या होता है, वैक्यूम में 1 ईयर में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है या जितनी डिस्टेंस कवर करती है वही 1 लाइट ईयर होता है। और 1 लाइट ईयर कितने मीटर के इक्वल होता है बेटा, 9.5 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर के इक्वल, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गए कुछ बेसिक चीज़ें आपकी जो आगे आपके न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है। तो चलिए अपन इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं, और अब हम चलने वाले हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सीखने के लिए हमें पहले ये जानना है बेटा कि आखिर डायमेंशन होती क्या है। तो देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो भी उसकी बेसिक यूनिट होती है, उस बेसिक यूनिट को जब पावर की फॉर्म में लिख दिया जाता है तो वही क्या होती है बेटा, आपके डायमेंशन होती है। क्या होती है बेटा, डायमेंशन होती है। यानी अगर आपको यूनिट याद है, अगर आपको यूनिट याद है तो उसी यूनिट से आप आराम से उसकी डायमेंशन निकाल सकते हो। फंडामेंटल जो यूनिट्स होती है उनकी तो डायरेक्ट आपको डायमेंशन याद रखनी है,
और बाकी की जो डिराइव्ड होती है उनको इसी से बनाते हैं। ये आप अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लें। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी समझा था कि जो डिराइव्ड यूनिट होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, वो बेस यूनिट से बनती है, फंडामेंटल यूनिट से बनती है। तो उसी तरह से आपके जो डिराइव्ड डायमेंशन आप निकालोगे वो आपके बेस या फंडामेंटल डायमेंशन से ही निकलेगी। और जब फंडामेंटल वाली यूनिट की जो डायमेंशन होती है उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर पावर लगा दी जाती है, लाइक 0 1 2 3 जो भी है वो पावर लगा दी जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, डायमेंशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसको डायमेंशन कहते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा डायमेंशन, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर to which the base quantities are raised to express that quantity। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए उसकी बेस क्वांटिटी के ऊपर क्या लगा दिया जाता है बेटा, पावर लगा दी जाती है। तो पहले बेस क्वांटिटी की डायमेंशन सीख लो ताकि डिराइव्ड को फिर अपन इसी से निकालना सीख लेंगे, ठीक है। तो देखो ये तो आपने पहले से पढ़ा है, पहले से पढ़ लिया आपने, इनकी यूनिट पढ़ ली। क्या होती है बताओ, लेंथ की यूनिट क्या होती है बताओ, मीटर होती है। पहले यूनिट की बात कर लो, तो इसकी होगी बेटा कैपिटल एम, इसकी क्या हो जाएगी बेटा आपके कैपिटल एम, ठीक है। ठीक है, बात समझेगी? नहीं लेंथ है ना बेटा, लेंथ है, एक मिनट, एल हो जाएगी, लेंथ की हो जाएगी बेटा कैपिटल एल, ठीक है। लेंथ की क्या हो जाएगी बेटा कैपिटल एल। उसके बाद मास, मास की यूनिट तो क्या होती है बेटा किलोग्राम, और इसकी डायमेंशन होती है बेटा कैपिटल एम। इसकी डायमेंशन क्या होती है बेटा कैपिटल एम, ठीक, कैपिटल में लिखते हैं जनरली, ठीक। उसके बाद टाइम, टाइम का देखो वैसे तो सेकंड होती है यूनिट, सेकंड लिख दो एस, लेकिन इसकी डायमेंशन क्या होगी बेटा कैपिटल टी, क्या होगी बेटा कैपिटल टी, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है बेटा केल्विन होती है। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है केल्विन, तो इसकी केल्विन ही होगी, ठीक है, ठीक है बेटा। इसकी डायमेंशन क्या होगी बेटा केल्विन होगी, ठीक है। कई बार इसको थीटा से भी लिख दिया जाता है, ठीक है, ठीक है, याद रहेगी, याद रहेगी बेटा, चलिए ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है बेटा एम्पियर होती है, और इसकी डायमेंशन भी कैपिटल ए होती है, ठीक है। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बेस क्वांटिटी की किसी और से नहीं बनती बेटा, तो ये आपको डायरेक्ट ही याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी मैंने आपको कल बताया था कैंडेला होती है, तो इसकी वही कैंडेला होगी बेटा सी डी। इसकी डायमेंशन क्या होगी बेटा, वही होगी कैंडेला होगी सी डी। ये बोर्ड क्लियर दिख रहा है बेटा आपको, क्लियर दिख रहा है? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है बेटा मोल होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है बेटा मोल, तो इसकी डायमेंशन भी बेटा मोल हो जाएगी। वैसे तो देखो आपके ये जो लुमिनस इंटेंसिटी है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोल दिया था कि ये आपके 11th 12th का पोर्शन नहीं है। नेट जी में नीट और जीआई में थोड़े से क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके बारे में, पर यहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है। अगर आप केवल 11th पढ़ रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आप केवल बाकी का याद रख लें, ये आपके शायद कहीं पर भी काम नहीं आने वाली, ठीक है। हो जाएगा, याद रह जाएगा बेटा। लेंथ की हो जाएगी एल, मास की हो जाएगी एम, टाइम की हो जाएगा कैपिटल टी, टेम्परेचर का हो जाएगा बेटा के, इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो जाएगा बेटा ए, ठीक है। इंटेंसिटी की हो जाएगी कैंडेला यानी सी डी, और इसका हो जाएगा मोल, ठीक है। बाकी की अपन इसी से निकालेंगे। चलिए आगे चलते हैं। डिराइव्ड की निकाल लेते हैं। डिराइव्ड की निकालने के लिए आपको जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटी किससे निकलती है, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी से निकलती है, तो आपको बेस का पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीख लेते हैं फोर्स। तो देखो फोर्स की डायमेंशन निकालने के लिए पहले आपको फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा। फोर्स क्या होता है बेटा, F इक्वल टू एम ए। फोर्स क्या होता है बेटा, F इक्वल टू एम ए। अब देखो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि m क्या है, m क्या है बेटा मास, m क्या है बेटा मास। तो मास की यूनिट तो क्या होती है किलोग्राम, मास की यूनिट क्या होती है बेटा किलोग्राम होती है। और ये ए क्या है बेटा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होती है बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको क्या निकालनी है, आपको डायमेंशन निकालनी है बेटा फोर्स की, आपको डायमेंशन किसकी निकालनी है बेटा फोर्स की निकालनी है। तो आपको इसी यूनिट को यूज करते हुए इसकी डायमेंशन लिख दो। जैसे कि किलोग्राम की तो हो जाएगी बेटा, किलोग्राम क्या होता है मास, तो किलोग्राम तो हो गया ये मास, किलोग्राम क्या हो गया बेटा मास। तो यहाँ पे लिख दो, चाहो तो m1 लिख दो या m लिख के छोड़ दो, जैसे 1 को नॉर्मली लिखते नहीं, आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तब भी चलेगा। उसके बाद एक्सेलरेशन की लिख दो मीटर, मीटर होती है बेटा लेंथ, मीटर क्या होती है बेटा लेंथ, तो यहाँ पे लिख दिया L1। मीटर क्या होती है बेटा लेंथ, तो लेंथ का लिख दिया L1। अब देखो सेकेंड किसका है टाइम का, तो टाइम की पावर 2, लेकिन देखो ये डिवाइड में है तो ये हो जाएगा -2,
डिवाइड में ये देखो नीचे डिवाइड में ये ऑब्लिक लगा रखा डिवाइड में, तो डिवाइड को ऊपर लाओगे तो प्लस की चीज किस में आ जाती है बेटा, माइनस में, तो माइनस का 2। अब इसको आप एक साथ लिख दो बेटा, इसको आप एक साथ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, m1 l1 t माइनस 2। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी बेटा, m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2 हो जाएगी बेटा, कर लेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। स्पीड, स्पीड क्या होती है, v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होती है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको इसकी डायमेंशन लिखनी है, अगर आपको इसकी डायमेंशन लिखनी है तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो मीटर तो क्या है बेटा, लेंथ, मीटर तो क्या है, लेंथ हो जाएगी, तो एल तो हो गया 1, मीटर तो लेंथ होती है, तो लेंथ का तो क्या हो जाएगा L1। और सेकेंड, देखो सेकेंड डिवाइड में आ रहा है बेटा, तो टाइम, और ये डिवाइड में तो जाएगी -1, ठीक है, डिवाइड में तो -1 हो जाएगी। अब क्योंकि आपको जो डायमेंशन लिखते हो ना बेटा, M, L और T की फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा या ABCD, जो भी M की पावर, L की पावर, T की पावर होती है वो लिख देते हैं। अगर कोई भी एक के पावर नहीं लग रही है या नहीं है तो उस पर क्या लिख देंगे बेटा, 0 लगा देंगे, क्या लगा देंगे बेटा, 0 लगा देंगे। तो इसके देखो डायमेंशन क्या आ गई बेटा, V इक्वल टू M नहीं है तो M लिख दो 0, M नहीं है तो M के लिए क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। L हो जाएगा बेटा 1 और T हो जाएगा बेटा -1। तो ये आ गया आपके डायमेंशन ऑफ स्पीड। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, बताइए फटाफट, कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। बताइए फटाफट, हो जाएगा ये, हो जाएगा भाई, हो जाएगा। चलिए फिर एक्सेलरेशन करते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी। तो रेट इन चेंज इन वेलोसिटी यही होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी यही होता है बेटा। अब देखो v तो क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकेंड। और देखो टाइम की भी होती है बेटा सेकेंड, टाइम की भी क्या होती है बेटा, सेकेंड। तो अगर आप इसकी यूनिट निकालो, सॉरी डायमेंशन निकालो, तो डायमेंशन को इस तरह से देखो, ये वैसे कैपिटल ब्रैकेट नहीं है बेटा, इसको ब्रैकेट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं स्क्वायर हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ऐसे ये लगवा देंगे स्क्वायर। उसके बाद में देखो m अपॉन s, m अपॉन s, m क्या है बेटा, m क्या है, मीटर, मीटर क्या होता है, लेंथ, तो ये तो आ जाएगा L1, L1 आ गया बेटा। उसके अलावा देखो ये टाइम t, t -1, ठीक, क्या हो गया, t -1। उसके बाद देखो ये भी टाइम है बेटा, ये भी डिवाइड में, तो ये भी हो जाएगा आपके t -1, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, t -1 हो जाएगा। तो आप इसको आगे लाओ, तो देखो ये तो हो जाएगा a, आप इसको सॉल्व करेंगे तो m नहीं है तो m को लिख दो 0, m नहीं है तो m को क्या लिख देंगे बेटा, 0 लिख देंगे। l हो जाएगा आपके पास 1, l कितना हो जाएगा बेटा 1, t देखो -1 एंड -1 कितना हो गया, -2, -1 और -1 कितना हो गया, -2, तो t -2। तो इसका आपके डायमेंशन क्या आ गया बेटा, एक्सेलरेशन की, m0 l1 t -2, m0 l1 t -2, ठीक है, हो गया। आप चाहो तो डायरेक्ट इसको ऐसे भी निकाल सकते थे बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगी लेंथ और ये हो जाएगा t -2, तो डायरेक्ट L1 t -2 वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। ये तो तरीके बेटा आप कैसा भी अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। चलिए अपन पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट वर्क। वर्क क्या होता है बताइए, वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखो यहाँ पर लिख भी रखा है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की हो जाएगी मीटर, डिस्प्लेसमेंट की क्या हो जाएगी बेटा, मीटर। अब आपको इसकी डायमेंशन लिखनी है तो चाहो तो पहले पूरा इसको एक साथ लिख लो, किलोग्राम मीटर, और मीटर हो जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, हो गई। ये तो देखो बेटा आपने यूनिट निकाली है। अब इस यूनिट को ना आगे करो, तो इसकी आपको डायमेंशन निकालनी है। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, किलोग्राम तो क्या है बेटा, मास, किलोग्राम क्या है बेटा, मास, तो ये तो हो गया m1। मीटर क्या है बेटा, लेंथ, तो लेंथ कितनी है 2, l पे कितना आएगा बेटा 2, और सेकंड क्या है, टाइम, टाइम पे देखो डिवाइड में बेटा 2 है, जब आप उसको ऊपर लाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो t -2,
बोलो इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, बोलो डायमेंशन निकालना आ जाएगा, कर लेंगे बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा आपके, बहुत 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 वी 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 आई पी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से, इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। डायमेंशन आपकी पूरी लाइफ टाइम काम आती है फिजिक्स में, अभी नहीं पूरी लाइफ टाइम ही काम आती है, तो कर लेंगे ये तो निकाल लेंगे। चलो फिर और भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े बहुत। काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/2 mv², ठीक है। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तो कोई यूनिट होती नहीं है, मीटर की इसकी मास की क्या हो जाएगी बेटा, किलोग्राम, मास की क्या हो जाएगी बेटा, किलोग्राम, और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा दो, इसका स्क्वायर, भाई वी स्क्वायर है ना बेटा, तो वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, तो उसका स्क्वायर है तो टोटल स्क्वायर कर दो। अब इसको पहले थोड़ा सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा, देखो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। अब आपको क्या यूनिट तो मिल गई, अब यूनिट से डायमेंशन आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ये डायमेंशन निकाल लिया आपने काइनेटिक एनर्जी की, जो किलोग्राम क्या होता है बेटा, मास, किलोग्राम क्या होता है बेटा, मास, तो ये तो हो गया m1। 1 को आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, 1 का कोई जरूरी नहीं होता है, पर अपन लिख देते हैं क्योंकि चीज़ें सिस्टमेटिकल तरीके से अच्छी लगती है, ठीक है, तो इसलिए लिख रहे हैं। मीटर स्क्वायर यानी L2 मीटर लेंथ होती है, और टाइम देखो डिवाइड में है 2, तो ऊपर लाएंगे तो किस में जाएगा, माइनस का 2, तो T-2। देखो आपको ये भी पता होगा कि इनकी जो यूनिट होती है वो जूल भी होती है बेटा, ठीक है, जूल भी होती है। अब आपने देखो ये भी देखा होगा कि वर्क की जो यूनिट होती है वो भी जूल होती है, और एनर्जी की भी जूल होती है, और हीट की भी जूल होती है, तो यानी उसकी जो डायमेंशन है ना वो इसकी सेम ही रहेगी। तो ये देखो आप यहाँ पर देखो इसकी जो डायमेंशन m1L2 T-2 आई थी, ये देखो आप यहाँ पर भी m1L2 T-2 आई, बात समझ में आ गई। तो डायमेंशन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की सेम भी हो सकती है, डायमेंशन सेम हो सकती है बेटा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं नेक्स्ट बेटा पावर, पावर पढ़ेंगे। पावर क्या होती है, पावर होता है बेटा P इक्वल टू, देखो एक फिक्स टाइम में कोई भी बॉडी जितना वर्क डन करती है वही उसकी पावर होती है। जैसे कि आपको भी पता है आपके पास अगर ज़्यादा एनर्जी है तो आप ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा वर्क कर सकते हो, तो वही आपकी पावर होती है। आपके घरों में जो बल्ब वगैरह होते हैं उनकी भी पावर होती है। जैसे कि मान लो कोई जैसे कि आजकल ट्यूबलाइट आती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, 9 वॉट, 12 वॉट, 14 वॉट, इस तरह से। पहले वो येलो बल्ब आया करते थे तो बल्ब की तो बहुत ज़्यादा पावर होती थी, 100 वॉट, 200 वॉट, बड़ी बड़ी हेलोजन 1000 वॉट, तो उनकी पावर ही होती है, यानी वो पर्टिकुलर टाइमिंग में कितना वर्क कर रहे हैं, तो वही पावर होती है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, W/T हो गया। अब देखो वर्क क्या है, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होगा। अब इसकी यूनिट को सॉल्व करो बेटा, तो पावर देखो फोर्स की तो क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स तो क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका हो जाएगा मीटर, और ये नीचे आ जाएगा आपके सेकेंड, डिवाइड में टाइम है, सेकेंड आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आप और सोल्व कर लो बेटा, आप इसको और सोल्व कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, किलोग्राम, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो मीटर का स्क्वायर हो गया, समझ में आ रहा है। देखो ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो मीटर का स्क्वायर हो गया, और सेकंड हो जाएगा बेटा क्यूब। देखो ये डिवाइड में सेकंड स्क्वायर है बेटा, और ये भी सेकंड है, तो सेकंड स्क्वायर और सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड क्यूब। अब आपको लिखनी है बेटा पावर की डायमेंशन, तो पावर की डायमेंशन किलोग्राम तो हो जाएगा बेटा m, किलोग्राम क्या हो जाएगा m, तो m1, ये m क्या है बेटा, मीटर, मीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस यानी लेंथ, तो l, तो l कितना हो जाएगा 2, l कितना हो गया 2, और ये है टाइम, टाइम देखो नीचे डिवाइड में तो ऊपर लाएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में, तो T-3। तो ये हो गई आपकी पावर की डायमेंशन, पावर की डायमेंशन m1 L2 T-3, ठीक है, हो जाएगा बेटा, कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटा, P इक्वल टू mv, P इक्वल टू लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू mv, ये कैपिटल P है बेटा पावर वाला,
ये स्मॉल p है आपकी लीनियर मोमेंटम वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो आप इसकी यूनिट निकालो, ये तो मास है बेटा किलोग्राम और ये आपकी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना, इसका वो निकाल लो डायमेंशन। भाई देखो अगर आपको यूनिट निकालनी आ गई तो डायमेंशन निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल ली तो डायमेंशन निकल जाएगी। अब देखो ये तो किलोग्राम हो गया, मास m1, ये हो जाएगा बेटा लेंथ L1 और ये हो जाएगा T-1, ये निकल गई इसकी डायमेंशन। बोलो कोई परेशानी है तो बताओ फटाफट, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए फटाफट, कर सकते हैं। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है भाई, जल्दी से बता दीजिए, अपना जोश मीटर को बढ़ा लीजिए और बताइए फटाफट से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड, कर लेंगे। अब अपन निकालते हैं मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया होता है बेटा I = mr²। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, I = mr²। अब देखो ये तो हो जाएगा बेटा मास, ये तो हो जाएगा बेटा मास किलोग्राम, ये तो क्या हो जाएगा बेटा मास यानी किलोग्राम, ये होती है आपकी लेंथ, लेंथ होती है, तो इसका हो जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा आपके मीटर स्क्वायर। तो इसकी आपके की डायमेंशन क्या आ जाएगी बेटा, इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी बताओ, m1l2t0, m1l2t0, m1l2t0 हो गया। चलिए आगे चलते हैं, चलिए ये कुछ और भी बच रहे हैं, ये देख एक बार देख लेते हैं। हाँ बस ये 3 करने हैं, बस इसको कर लेते हैं, ये कर लेते हैं बेटा, फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है। चार्ज, देखो चार्ज के लिए आपने करंट का फॉर्मूला पढ़ा है, I = Q/T, रेट इन फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो होने की जो रेट होती है वही इलेक्ट्रिक करंट होती है बेटा। अब आपको चार्ज की यूनिट निकालनी, तो Q = क्या हो जाएगा, I × T। Q = क्या हो जाएगा, I × T। इसकी यूनिट क्या निकलेगी, देखो I तो होता है बेटा एम्पियर और T होता है सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, ठीक है, एम्पियर सेकेंड। हाँ बेटा यही कुलाम होता है, यही कुलाम होता है, ठीक है, यही कुलाम होता है बेटा, हाँ हाँ कुलाम होता है, कुलाम ने चार्ज के बारे में बताया था, एम्पियर सेकेंड को ही कुलाम बोलते हैं, यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब इसकी डायमेंशन क्या होगी बेटा, अब इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, देखो एम्पियर ए का तो कैपिटल ए ही होता है बेटा, ठीक है, कैपिटल ए होता है, और ये तो 1 लिख दो, टाइम हो गया T1, तो इसकी यूनिट आएगी A1T1। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो बेटा, M0L0 T1 A1, या डायरेक्ट A1T1 लिख दो, ठीक है, हो जाएगी। बताओ फटाफट कमेंट कर दो, हो जाएगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बोलिए फटाफट बोलिए, कर लेंगे, वेरी गुड, कर लेंगे। सरफेस टेंशन, देखो सरफेस टेंशन क्या होती है, जब भी लिक्विड को किसी जगह पे अपन रखते हैं तो उसकी सरफेस पर जो एक पर लेंथ जो टेंशन यानी जो खिंचाव आता है वही सरफेस टेंशन होती है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। अब इसका निकालेंगे बेटा, तो देखो फोर्स तो क्या होगा, F अपॉन, इसको मैं लिख देती हूँ L, F/L लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है बताओ, मीटर किलोग्राम, एक मिनट एक सेकेंड, पहले किलोग्राम लो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है फोर्स की यूनिट, होती है बेटा, यही होती है। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का किलोग्राम होता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक। अब इसमें देखो नीचे अपॉन L भी है, तो लेंथ कर दो L, सॉरी L का मीटर कर दो, मीटर कर दो बेटा, मीटर कर दो डायरेक्ट, ये मीटर। अब देखो ये मीटर से तो मीटर कट जाएगा, मीटर से तो मीटर कट जाएगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, ये बचेगा बेटा, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा बेटा बताओ, देखो ये तो हो गया M1, ये तो हो गया M1, L यहाँ पर है नहीं तो L हो गया 0, और टाइम हो जाएगा -2, M1L0 T-2, M1L0 T-2, ठीक है। ये यहाँ पर देखो L0 हो गया क्योंकि ये लेंथ से लेंथ कट जाएगी, ठीक है, बोलो, ठीक है। आगे चले फिर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक वोल्टेज, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है बेटा V = W/Q, V = W/Q, W वर्क होता है बेटा, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन Q होता है बेटा चार्ज। बताओ कोई दिक्कत है इसमें,
बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब देखो फोर्स का तो क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का तो यूनिट क्या होती है बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस की क्या हो जाएगी बेटा, बताओ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की हो जाएगी मीटर अपॉन चार्ज। चार्ज की देखो वैसे कुलाम होती है बेटा, लेकिन आपको कुलाम में नहीं, आपको एसआई फॉर्म में लिखनी है, तो आपको चार्ज का ये लिखना पड़ेगा एम्पियर सेकेंड। क्या लिख लोगे बेटा, एम्पियर सेकेंड, स्मॉल एस। ठीक है, हो गया। अब इसको थोड़ा आगे सोल्व कर लो बेटा, क्या आ जाएगा देखो, किलोग्राम मीटर और मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। मीटर और मीटर हो जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर, और ये डिवाइड में है, डिवाइड में आपके क्या आएगा बेटा, देखो सेकंड और सेकंड तो हो गया, सेकंड का क्यूब और ये एम्पियर। ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब और एम्पियर। ठीक है, हो जाएगा। अब इसकी आप निकलो डायमेंशन, लिख लो डायमेंशन। देखो किलोग्राम तो क्या है बेटा, मास, किलोग्राम क्या है, मास, तो ये तो हो गया m1। m क्या है, m क्या है बेटा, मीटर। मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, तो लेंथ क्या आ जाएगा L2, लेंथ पे क्या आ जाएगा L2। उसके बाद टाइम की बात कर लो, टाइम डिवाइड में, तो टाइम हो जाएगा ऊपर आएगा तो -3। एम्पियर देखो ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको ऊपर लेकर आ जाओगे तो एम्पर हो जाएगा -1, तो इसकी यूनिट हो जाएगी m1 L2 T-3 A इनवर्स। ठीक है, या A-1 बोल दो। ठीक है, आगे बेटा आ जाएगी, बोलो फटाफट कमेंट कर दो। आ रहा है, समझ में आ रहा है, कर लेंगे। ओके, स्ट्रेस क्या होता है बेटा, आप जब भी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उसे मान लो कोई थ्रेड ही है, तो उसके एरिया को आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस यानी फोर्स लगाकर जितना ज़्यादा उसकी एरिया में ग्रोथ कर सकते हैं, वही उसका स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है बताओ, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर, अब तो रट लो, फोर्स तो हजारों बार काम आ रहा है बेटा, फिजिक्स में फोर्स के बिना कुछ भी नहीं है। फोर्स को तो बहुत अच्छे से रट लो, इसके सारे फॉर्मूला रट लो, इसकी यूनिट अच्छे से रट लो। न्यूटन होती है बेटा, लेकिन डायमेंशन में यूनिट काम नहीं करती। डायमेंशन में आपको इन्हीं की फॉर्म में, फंडामेंटल की फॉर्म में लिखना पड़ता है। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया का हो जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर। एरिया का क्या हो जाएगा बेटा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करो तो इसकी यूनिट क्या आएगी बेटा आपके, देखो किलोग्राम, ये डिवाइड में तो 1 मीटर से 1 मीटर आपके कट जाएगा बेटा, तो यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइड में आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम अपॉन मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। अब इसकी आप लिख लेंगे बेटा डायमेंशन। इसकी डायमेंशन लिखो, क्या लिखोगी बताओ, फटाफट से कमेंट करो, फटाफट कमेंट करके बताओ। m तो क्या हो जाएगा 1, m क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। अब ये देखो मीटर डिवाइड में बेटा, तो ऊपर लाएंगे तो L-1 हो जाएगा, ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा L-1 हो जाएगा। उसके अलावा ये सेकंड है, तो सेकंड का हो जाएगा बेटा -2, तो m1 L-1 T कर लो, टाइम है ना, T है बेटा, L-1 T-2। बोलो फटाफट बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो भाई, हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, अच्छे समझ में आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है आपको? चलिए ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, यानी जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है बेटा, वो आपके कहाँ पर काम होता है। देखो भाई, आपने अभी ये कर लिया कि डायमेंशन तो पढ़ ली, लेकिन बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि अभी डायमेंशन काम कहाँ आएगी, क्या करोगे इस डायमेंशन का। आपके डेली लाइफ में आप अगर कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो डायमेंशन का रोल क्या है बेटा, एप्लीकेशंस क्या है। तो यहाँ पर देखो 3 मेजर एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिर्फ फर्स्ट आप ये पढ़ोगे बेटा, टू कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी इनटू अनदर, यानी अगर आपको किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट दे रखी है, तो जब आप एक यूनिट को किसी दूसरी क्वांटिटी की यूनिट में बदलते हो, यानी दूसरी यूनिट ऑफ सिस्टम में चेंज करते हो, जैसे कि सीजीएस को एमकेएस में मान लो, एमकेएस को एफपीएस में मान लो, एफपीएस को एसआई में मान लो, एसआई को किसी दूसरी यूनिट में मान लो, या कोई आपको अपनी मर्जी से यूनिट बना के दे दी जाए और उसमें बदलने को बोला जाए, तो आपको अगर डायमेंशंस पता है तो डायमेंशंस के थ्रू आप उस यूनिट को एक से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। बात समझ में आई आपको? तो इसका फर्स्ट मेजर यूज क्या हो जाएगा बेटा, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, दूसरा अपन ये सब डिटेल में पढ़ेंगे बेटा।
सब डिटेल में आएंगे, तो शॉर्टकट में काम नहीं होने वाला, सबको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक का हर क्वेश्चन कवर करते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर क्लास को कंटिन्यू एंजॉय करते रहिए और क्वेश्चन करते रहिए। चलिए फिर नेक्स्ट हम बात करें टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन, यानी आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अलग अलग रिलेशन दे रखे, कोई फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूला के दोनों साइड पर क्या जो डायमेंशंस हैं वो करेक्ट है या नहीं है। क्योंकि देखो अगर आप ये बोल दो कि v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती, ठीक है, तो इसकी जो टोटल डायमेंशन आएगी ना बेटा, वो इसकी डायमेंशन की इक्वली आएगी, टोटल ऑल ओवर मिला के। इधर टोटल ऑल ओवर जो डायमेंशन आप निकालोगे उसके बराबर ही आएगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर पता नहीं है तो आप उसको इस चीज को अप्लाई करके भी पता लगा सकते हो कि गलत है या नहीं। से मान लो मैंने रैंडम आपको कोई भी फॉर्मूला लिख के दे दिया, अब आपको पता लगाना है कि वो फॉर्मूला रॉन्ग है कि राइट है, तो आप क्या करेंगे, उनकी डायमेंशन निकाल लो। अगर दोनों साइड की डायमेंशन सेम आती है, अगर दोनों साइड की डायमेंशन सेम आती है तो पूरी तरह समझ जाएंगे आप कि वो फॉर्मूला करेक्ट है। तो फॉर्मूला को करेक्टनेस यानी डायमेंशनली करेक्टनेस पता लगाने के लिए आप किसको यूज करते हो बेटा, डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करें, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अगर आपको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ये बता दिया जाए कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो इस तरह का एक रिलेशन अगर आपको पता है तो उनसे रिलेटेड फॉर्मूला डिराइव आप कर सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट फॉर्मूला इससे आप नहीं निकाल सकते। यहां पर आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो एक रिलेटिव टर्म्स में मिलेगा बेटा। रिलेटिव टर्म्स का मतलब या तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो किस तरह से उनका रिलेशन है ये आप पता लगा सकते हो। लेकिन उस फॉर्मूला के अंदर कुछ ऐसी पर्टिकुलर मैथमेटिकल डिजिट होती है, एक्सपोनेंशियल डिजिट होती है, साइन थीटा कोस थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई दे रखा है, तो उसके बारे में आप पता नहीं लगा सकते। क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला ऐसा पढ़े हैं बेटा आपने जिसके अंदर वो मैथमेटिकल टर्म भी यूज होती है। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2mv², तो ये और इतना पता चलेगा, पर ये 1/2 पता नहीं चलेगा बेटा, आपको ये ध्यान रखना है चीज। तो जब भी आप डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालते हैं तो उस रिलेशन से एक रिलेटिव टर्म मिलेगी आपको। रिलेटिव टर्म मतलब समझ रहे हो बेटा, भाई दो चीजों में रिलेशन क्या है, रिलेशन मतलब उसके कम होने पर ये कम हो रही है, उसके कम होने पर ये बढ़ रही है, तो दो फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन मिलता है, एक प्रॉपर एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं मिलता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन को यूज करके उनका रिलेशन निकालेंगे तो केवल एक रिलेशन मिलेगा, एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं मिल सकता। समझ में आ गई, एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं मिल सकता। तो चलिए अपन फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भाई, जल्दी से बोल दीजिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो मामला सब कुछ ठीक है, इतना सारा समझ लेंगे आज। बाकी की इस टॉपिक के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये देखिए नेक्स्ट पेज से अपने कुछ क्वेश्चंस आने वाले, क्वेश्चंस अपन कल करेंगे, आज अपन इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, यानी हम क्या करेंगे, वन सिस्टम को अनदर सिस्टम में चेंज करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप पी क्यू इक्वल टू एन ई लिखते हैं, जहां पर एन क्या है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे यहीं पर लिख लेते हैं बेटा, एन क्या है, एन क्या है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू। एन क्या है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू या इसको बोल दो मैग्नीट्यूड। क्या है बेटा, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और u क्या है बेटा, u है इसकी यूनिट, u क्या है इसकी यूनिट, u क्या है बेटा इसकी यूनिट। जैसे मान लो आपको मास लिखना है तो मास आपने लिख दिया बेटा 10 किलोग्राम, मास आपने क्या लिख दिया बेटा 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम में 10 तो क्या है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू है, और किलोग्राम क्या है बेटा इसकी यूनिट है। तो और ये मास क्या है बेटा फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को उसकी जो यूनिट है, चाहे वो एसआई सिस्टम में है या वो जो भी है, उसकी जो यूनिट है उससे मल्टीप्लाई करो, तो इस तरह से आप एक फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर सकते हो। बात समझ में आई आपको, फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें ना आप एक और बात समझे, देखो जो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट, ये हमेशा
कांस्टेंट होता है। ये बात आप अच्छे से रट लें कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू और फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट जो दे रखी है, जैसे मान लो ये 10 किलोग्राम है बेटा, तो ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ये कांस्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि इसे आप कहीं पर भी लेकर चले जाएं, 10 किलोग्राम हमेशा 10 किलोग्राम ही रहेगा। मर्जी से, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी जो यूनिट होती है उनका मल्टीप्लाई, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट होती है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट होती है। यानी अगर ये कांस्टेंट है तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि n इज प्रोपोर्शनल टू u, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u, बोल सकते हैं। भाई देखो ये कांस्टेंट है, इसको आप इधर लेकर आओगे तो n प्रोपोर्शनल टू 1/u, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है उसकी यूनिट बड़ी होगी। ये चीज रट लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं मैं। जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी उसकी यूनिट बड़ी होगी, और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है वो यूनिट हमेशा छोटी होगी। वो यूनिट हमेशा छोटी होगी, वो यूनिट हमेशा छोटी ही होगी। समझ में आई? समझ में आई? बताओ कैसे? ऐसे जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं 5 किलोग्राम, मैंने आपसे बोला बेटा 5 किलोग्राम, ये किसके इक्वल होगा बेटा? 5000 ग्राम। इसी के बराबर होगा बेटा, इसी के बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो फटाफट, होगा कि नहीं होगा? इस न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं मान लेती हूँ बेटा n1 और इस यूनिट को मैं मान लेती हूँ u1। इक्वली तो है दोनों, आपने बस सिस्टम चेंज कर दिया। SI सिस्टम को आपने CGS में चेंज कर दिया। सिस्टम तो सॉरी वैल्यू तो सेम ही है। ये यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको मैं n2 मान लूँ बेटा, और इस ग्राम यूनिट को मैं u2 मान लूँ। क्या मैं मान सकती हूँ? बताओ, क्या मैं मान सकती हूँ? क्या मैं मान सकती हूँ? बिल्कुल मान सकते हैं बेटा, क्योंकि ये सेम ही है। देखो ये दोनों मास है बेटा, ये मास ही है जो आपको दे रखा है 5 किलोग्राम। इधर तो आपने SI यूनिट में इसको लिख रखा है, इधर आपने इसको CGS में लिख रखा है, पर है तो वही। मैं बोलूँ 5 किलोग्राम, मैं बोलूँ 5000 ग्राम, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है बेटा। तो एक ही बात है, तो आप इसको इक्वल लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो n1 बेटा छोटा है, n2 बड़ा है, n2 बड़ा है। n1 आपके छोटा है बेटा क्योंकि देखो ये 5 है, और आपके n2 कितना है बेटा? 5000, तो ये बड़ा है। इसका मतलब यूनिट कौन सी बड़ी हुई? इसका मतलब यूनिट कौन सी बड़ी हुई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यूनिट कौन सी बड़ी होगी? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट करो, कौन सी बड़ी होगी? ऑब्वियसली अगर n1 छोटा है तो u1 बड़ा होगा, और n2 बड़ा है तो u2 छोटा होगा। यानी किलोग्राम तो बेटा बड़ी यूनिट होती है और ग्राम छोटी यूनिट होती है। नॉर्मल सी बात है, तो वैसे आपको पहले से पता है। बोलो पता है कि नहीं पता है? समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? चलो इसको अपन कुछ और तरीके से लिख देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ बेटा, सपोज दैट अपन टाइम की बात कर ले, अपन टाइम की बात कर ले, 1 आवर इक्वल टू 1 आवर, एक मिनट, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो सबको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, पता है आपको, पता है आपको। तो देखो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी बेटा n1, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी दूसरे वाले की n2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी यूनिट होगी बेटा u1, और ये मिनट इसकी यूनिट होगी u2। बोलो कोई दिक्कत? अब आप देखो n1 बड़ा है कि n2 बड़ा है? बताओ n1 बड़ा है कि n2 बड़ा है? बोलो जल्दी से बोलो। n1 तो 1 है और n2 आपके 60 है, बताओ कौन बड़ा है? n2 बड़ा है। तो n2 बड़ा है अगर, n2 बड़ा है अगर, तो यूनिट आपकी फर्स्ट वाली बड़ी होगी। इस बात को आप रट ही लो, इस रिलेशन के थ्रू आप इसको निकाल सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू उसके यूनिट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। जितनी ज़्यादा बड़ी यूनिट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही छोटी। जैसे कि आपको पता है कि आर्स बड़ी यूनिट होती है बेटा, आर बड़ी यूनिट होती है, जबकि जो मिनट होता है बेटा वो छोटी यूनिट होती है। फिर सेकंड इससे भी छोटी होती है,
पता है ना आपको, पता है आपको, कर सकते हैं, बोलो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। तो देखो यहाँ से एक और बात पता चली, बताओ क्या पता चली आपको, ये पता चला N1U1 इक्वल टू N2U2, यानी ये तो एक सिस्टम और ये वो दूसरा सिस्टम जिसमें आप यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हो बेटा, जिस यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हो N1U1 इक्वल टू N2U2, N1U1 इक्वल टू N2U2, N1U1 इक्वल टू N2U2। बोलो कोई परेशानी, लिख सकते हैं। जहां पर N1 N2 तो क्या होगा बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ टू सिस्टम, अलग अलग, जैसे SI सिस्टम में, ये CGS में न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी, और U1 U2 क्या हो जाएगा बेटा, ये आपके उन क्वांटिटी की यूनिट हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत है क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू N1 N2 और यूनिट्स क्या हो जाएंगी बेटा U1 U2। समझ में आ गई। चलिए ये हो गया है, इसके न्यूमेरिकल हम करेंगे कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हमारी क्लासेज के साथ, और हमारे चैनल परिधि क्लासेज को लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर क्लास जैसे आपको मिलेगी आपको घर बैठे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए चलती हूँ मैं, सरोज सैनी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, सी यू।